हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ही बात है। और चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तभी फायदा रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। A capitalist economy is an economy in which productive resources are owned by private individuals who use these resources to earn profits, and in which the state intervention is minimum so that economic activities are mostly unplanned and uncoordinated. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जितने भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रहती हैं। ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनका मालिक कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर। और सरकार की जो इंटरवेंशन, सरकार की जो दखल अंदाजी होती है इकोनॉमी में, इंटरफेरेंस होती है इकोनॉमी में, वो मिनिमम रहती है। और ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो प्लान्ड नहीं होती, वो अनप्लान्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड होती है। आगे मैंने लिखा हुआ है, एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फ्री एंटरप्राइज with minimum interference by the government, a capitalist economy is also known as free enterprise economy or market economy or laissez-faire economy and so on। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक फ्री एंटरप्राइज होती है, फ्री इकोनॉमी होती है, उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी दखल अंदाजी या फिर गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो काफी कम रहती है। इसलिए इसको कई बुक्स में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी भी कहा गया है, कई बुक्स में इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा गया है, कई बुक्स में इसको लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहा गया है। ठीक है, और ऐसे कई नाम दिए हुए हैं। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो सबसे पुराना सिस्टम है, जो जब से सिस्टम शुरू हुए हैं सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है। इट इज इन प्रैक्टिस टुडे इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, नेमली यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान एटसेट्रा। ये सबसे पुराना सिस्टम है और ये ज्यादातर आजकल डेवलप कंट्रीज में पाया जाता है, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, 90% डेवलप कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ जो इकोनॉमी है उसको फॉलो करते हैं। मगर पूरा का पूरा कोई कैपिटलिस्ट भी नहीं हो सकता, समझ गए बात। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैपिटलिज्म के। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है पेपर में और फिर फीचर्स, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। नंबर 1, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट। कैपिटलिस्ट सेक्टर में प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयर इज अ प्रोविजन कि प्राइवेट बंदा ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ठीक है, और सारी की सारी जो भाग दौड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ही, आप सबको पता ही है। द फंडामेंटल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट प्रोडक्टिव फोर्सेस लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, लैंड, कैपिटल या फैक्ट्री या माइंस, मशीनरी, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर होते हैं। उनका मालिक प्राइवेट बंदा होता है, सरकार नहीं होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द वेरी एसेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक एसेंस मतलब बेसिक कंडीशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की होने में। ठीक है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट इंडिविजुअल ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन फोर्सेज हैव द राइट टू एक्वायर, पोजेस, यूज एंड सेल प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्टिव फोर्सेज। ये प्रोडक्टिव आना था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रोडक्टिव। तो जितने भी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो उनके कंट्रोल में रहेंगे, समझ गए ना आप। जितने भी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं जो प्राइवेट बनता है उनका मालिक रहेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है, पोजेस भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, सारी की सारी प्रोडक्टिव जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं। This means that the owners of the productive resources takes important decisions as what to produce, how to produce, and the amount of saving and investment in an economy। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट बंदा अपने पास रख सकता है। तो प्राइवेट प्राइवेट बंदे ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी में क्या बनेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनेगा, और कितनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ये सब कुछ प्राइवेट बंदा डिसाइड करता है। However, this right is not absolute and unrestricted। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वही सोचेगा, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन सरकार रूल्स रेगुलेशंस तो बनाती है ना। ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कि आप किस तरीके से ओनरशिप ले सकते हो, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला राइट टू प्रॉपर्टी, जो सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, राइट ऑफ इनहेरिटेंस।
अगर कोई बंदा मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में मतलब डिवाइड हो जाएगी या उनको ट्रांसफर हो जाएगी। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज द एसेंशियल corollary ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। अगर कैपिटलिज्म में पैसे के पीछे भाग भाग के इतना पैसा कमाना और अपने बच्चों को दे ही नहीं पाना, तो फिर वो भागेगा क्यों इतने पैसे के पीछे? समझ गए ना बात? तो प्राइवेट ओनरशिप के साथ साथ राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी लीगली पास्ड टू हिज लीगल हेयर्स लाइक सन्स एंड डॉटर्स। ठीक है, तो वो कमा क्यों रहा है? प्राइवेट बंदा इतने ज्यादा प्रॉफिट के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको पता है उसको मरने के बाद उसके बच्चों में जो प्रॉपर्टी वो डिवाइड हो जाएगी। दिस प्रोवाइड्स अ पावरफुल इंसेंटिव टू पीपल टू सेव एंड एक्यूमुलेट वेल्थ। इसीलिए कैपिटलिज्म के अंडर सारे लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं कि और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, ताकि उनको पता है ये प्रॉपर्टी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी और ये उनके बच्चों में ही डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। आप अपनी मर्जी से कंपनियां खोल सकते हो और काम कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सम रूल्स रेगुलेशंस। जो सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बनाए उनके अंडर आपको फ्रीडम होती है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन इज एन essential feature of capitalism. Freedom of enterprises means that the private enterprises are free to use productive resources for production of products ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब जो भी सरकार ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनके अंडर अंडर अपनी मर्जी की कंपनी खोल सकते हैं और अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, वो फ्री है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इंप्लाइज दैट individuals are free to choose an occupation of their choice in accordance with their education, talent, एबिलिटी एंड एफिशिएंसी। मतलब वो अपनी टैलेंट, एजुकेशन और एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से कोई भी काम, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। उनके ऊपर फोर्स्ड एजुकेशन या जॉब नहीं होगी। ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वो बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर जॉब के लिए एक एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब उनको फ्रीडम है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए काफी वैरायटी आ जाती है क्योंकि काफी कंपनीज होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर होता है, वो आपस में compete करता है, सस्ते में माल बेचता है, तो उसे जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ्रीडम मिल जाती है और कंज्यूमर के पास पावर हो जाती है। कंज्यूमर किंग होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Consumers are free to buy and consume goods and services of their choice. उनके पास चॉइस होती है कि कौन सा गुड खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंट्री में एक ही कंपनी हो मोबाइल की और वो सरकारी हो, जैसे पुराने जमाने में इंडिया में BSNL होती थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। जैसे प्राइवेट सेक्टर आया वैसे हमारे पास ऑप्शंस खुल गए। ठीक है ना, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। They are free to spend their income or on whatever goods and services they prefer to buy. वो अपनी मर्जी से कई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और उनको फ्रीडम होती है। दिस इज द चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स दैट डिटरमिन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये जो फ्रीडम है यही जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है और इस फ्रीडम की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बनते हैं। कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से चीज बनती है। कंज्यूमर डिमांड करेगी तो ही इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज सॉवरन और किंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी वजह से जो कंज्यूमर है वो सॉवरन और किंग माना जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि कंज्यूमर के पास वेराइटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बाहर कोई सीटी मार रहा है घर के तो मैं उसको रोक नहीं सकता। तो चलिए एजुकेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस मैकेनिज्म। जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब सारे के सारे प्राइसेस डिमांड और सप्लाई तय करती है जो मार्केट में चल रहे हैं। प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। प्राइस मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होता है कैपिटलिज्म में। प्राइस मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस थ्रू विच prices of goods and services are determined by the market forces of demand and supply. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है जो मार्केट में प्राइस तय होगा वो डिमांड और सप्लाई की वजह से होगा। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी वहीं पे प्राइस डिटरमिन होगा। In a capitalist economy, every commodity has price tag attached to it. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर एक चीज की एक कीमत होती है। ठीक है ना। प्राइस इंडिकेट कंज्यूमर्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। वो जो प्राइस है उस पे कंज्यूमर बाय करने के लिए तैयार है, तो वो पर्टिकुलर प्राइस हमें कंज्यूमर की चॉइस एंड प्रेफरेंस के बारे में बताता है। प्राइस मैकेनिज्म इज फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर से वही थोड़ी लाइन लिख दी चेंज करके लैंग्वेज कि प्राइस मैकेनिज्म जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के काम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। It is the price mechanism which determine how available productive resources are used
फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्राइस मैकेनिज्म ही होता है जो बताता है कि कौन से रिसोर्सेज को कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगाया जाएगा। जहां पे प्रोड्यूसर को या फिर कैपिटलिस्ट को, जो ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको फायदा होगा, वो वहीं पे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा जिसके प्राइसेस हाई रहते हैं। इस वजह से वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। Thus, price mechanism plays an important role in organizing production. प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने में प्राइस मैकेनिज्म का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोड्यूसर वही सामान बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो और जिसके प्राइसेस हाई हो। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, मतलब रिकॉर्ड करनी रह गई है, एडिट की हुई है। मतलब मैंने लिख ली हैं सारी वीडियोस कि प्राइस मैकेनिज्म के अंडर कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इन द सेम वे, प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसमें भी प्राइस मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, जिसके पास पैसा ज्यादा वो खरीद लेगा, जो डिमांड हाई करेगा प्राइस हाई करके खरीद लेगा। समझ की बात। प्राइस मैकेनिज्म इज बेसिक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर से वही लिख दिया कि सारे कोऑर्डिनेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर या कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म ही होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड लार्जली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलती हैं। दैट इज व्हाई एडम स्मिथ रिगार्डेड प्राइस मैकेनिज्म एज एन इनविजिबल हैंड। तो एडम स्मिथ ने जब अपनी थ्योरीज दी थी, क्लासिकल थ्योरी, वो ये कहते थे कि जो प्राइस मैकेनिज्म है या ये जो डिमांड सप्लाई है, ये एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है और अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स करता रहता है। कैसे करता है, ये आपको अलग से मैंने थ्योरीज डिस्कस की हुई हैं, जो कि क्लासिकल थ्योरी है और सेज लॉ की थ्योरी है। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका लिंक मैसेज बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंपटीशन के बगैर सोच ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। उसमें कंपटीशन होना ही होना है। कंपटीशन मींस राइवलरी बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। कंपटीशन का मतलब है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपस में राइवलरी करेंगे, आपस में compete करने की कोशिश करेंगे, अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। In a capitalist economy, there exists a high degree of competition both in product market and the factor market. जो competition होता है, जो rivalry होती है, ये दोनों की दोनों मार्केट्स में होती है। गुड्स मार्केट में भी, जहां गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं। फैक्टर मार्केट में भी। फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे और बेचे जाते हैं। समझ गए बात। इन प्रोडक्ट मार्केट प्रोड्यूसर्स compete with each other in order to sell goods and services। अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए वो compete करते हैं, सस्ते में माल बेचते हैं या फिर कोई नई टेक्निक्स लेके आते हैं। समझ के बात कि उनका माल बिके। सिमिलरली इन द फैक्टर मार्केट द रिसोर्स ओनर्स compete with each other in order to sell their factor services। फैक्टर मार्केट में जो रिसोर्स ओनर्स होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, वो आपस में compete करते हैं कि वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को मतलब एम्प्लॉय करवा पाए। कंपटीशन इज वन ऑफ द वाइटल पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंडर कंपटीशन होना ही है। और अक्सर क्या देखा गया है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, बर्बाद कर देती है या बंद करवा देती है। कंपटीशन टेंड्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कंपटीशन से इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है। कंपटीशन एंश्योर्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लोअर पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कंपटीशन होगा तो हर कंपनी चाहेगी कि मेरी कॉस्टिंग कम से कम हो। कॉस्टिंग कम होगी तो प्राइसेस भी उसी हिसाब से मार्केट में होगी। अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस ओनली एफिशिएंट फर्म्स विल सर्वाइव एंड इनएफिशिएंट फर्म्स विल बी एलिमिनेटेड। जो अच्छी कंपनियां होंगी, बड़ी कंपनियां होगी, ताकतवर कंपनियां होगी, जिनकी कॉस्ट कम होगी, वही सर्वाइव कर पाएंगी। बाकियों का तो बैंड बज जाएगा, खत्म हो जाएंगी। जिसमें इसमें काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। तो सिमिलरली कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट, फिर से पढ़ता हूँ। सिमिलरली competition in the factor market such as labor market ensures that factor services like labor give their best performance, otherwise they would be competed out from the market। तो दूसरा एग्जांपल जैसे फैक्टर मार्केट है, उसमें भी कंपटीशन है काफी ज्यादा। हर कोई फैक्टर मार्केट में, एग्जांपल लेबर मार्केट में अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो अपनी लेबर अच्छी से अच्छी नहीं देगा तो उसको निकाल के किसी और को रख देंगे। समझ गए ना बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटलिज्म में टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट के लिए तो सारा कुछ काम चल रहा है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर भाग रहा है इधर उधर इधर। ठीक है ना। प्रॉफिट मोटिव इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना। इट इज द मोटिवेशन फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका मेन मकसद ही प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मोटिव इज एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दिल की तरह है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वो काम ही क्यों करेगा प्राइवेट सेक्टर। इट मोटिवेट्स द प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक प्रोडक्शन। प्रॉफिट के पीछे ही तो वो मोटिवेट होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमिन्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव ये बताता है कि कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है और कहाँ पे नहीं। तो जो लीस्ट प्रॉफिटेबल जॉब्स या फिर प्रोडक्शंस होती हैं उनको नहीं करते, और जो हाईली प्रॉफिटेबल काम होते हैं उनको किया जाता है। Producers would produce more of those goods in the production of which they are able to earn more profit. तो प्रोड्यूसर्स वही गुड्स बनाते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है। प्रॉफिट मोटिव लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। मतलब प्रॉफिट मोटिव जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, उससे एफिशिएंसी भी ज्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि कंपनी कॉस्टिंग कम करने पे लगी रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोटिवेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेटेड रहते हैं कि और पैसे कमाएं और पैसे कमाएं। Each individual is guided by self interest in his economic pursuits. हर एक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट होता है कि वो अपने इकोनॉमिक परस्यूट्स के हिसाब से और ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाए और ज्यादा पूंजी या पैसा जोड़ ले, प्रॉफिट कमा कमा के। फॉर इंस्टेंस, द प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा ले। सिमिलरली, लेबर ट्राइज टू गेट हाईएस्ट वेजेस ऑफ हिज लेबर सर्विसेज। लेबर मार्केट में जो लेबर है वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं वेजेस। सेल्फ इंटरेस्ट वर्क्स as an invisible hand in coordinating the activities of millions of individuals. कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जितने भी मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे काम करते हैं, और एक इनविजिबल हैंड है जो उनकी डिमांड और सप्लाई को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। It gives direction and provides orderly behavior to functioning of the capitalist economy. इनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ही डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस चेंज होती हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक मतलब एक अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाती है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये भी आपको पता ही है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है वो काफी मिनिमम लेवल पे रहती है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ लीस्ट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन द वर्क ऑफ मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज या डिमांड एंड सप्लाई में सरकार का इंटरफेरेंस या दखल अंदाजी काफी कम रहती है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर बाय एंड लार्ज फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। जो भी प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं, उनके अंदर सरकार इंटरफेयर नहीं करती कि वो अपने डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। दस अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ लेजर-फेयर इकोनॉमी। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेजर-फेयर इकोनॉमी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।